हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। और आज की क्लास के अंदर हम ईवीएस को डिस्कस करने वाले हैं कि एईसी आपका जो एईसी कोर्स नंबर 2 है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपका कितने मार्क्स की आने वाली, बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूजन थी बच्चों को। तो आपका जो पेपर का सिनेरियो रहने वाला है वो ऐसे रहेगा। रेगुलर और सोल वाले बच्चों के लिए 30 नंबर का पेपर होगा और 1 आवर का ही आपको ड्यूरेशन मिलेगी टू कंप्लीटेड। आपको क्वेश्चन के अंदर पेपर में 3 पार्ट मिलेंगे। आपका पहला पार्ट होगा ए, दूसरा होगा बी और तीसरा होगा सी। ए वाला सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और सोल वाले बच्चों को अटेम्प्ट करना है। बी वाला जो है वो हमारे रेगुलर वाले करेंगे जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सी वाला है वो हमारे एसवाल वाले करेंगे जो रिपीट कर रहे हैं। यानी ए वाला सिर्फ रेगुलर वाले करेंगे, बी वाला साथ में ए और बी दोनों कंबाइन करके करना पड़ेगा उन लोगों को जो रिपीट कर रहे हैं, और सी भी करना पड़ेगा उन लोगों को जो एसओएल से रिपीट कर रहे हैं। तो एक और मैं क्लियर संक्षिप्त में आपको समझा देती हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो रेगुलर वाले बच्चों का पेपर कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का ही होगा। आपको बहुत ईजी है, छोटा सा ही पेपर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिपीटर वाले बच्चों के लिए 1 आवर 45 मिनट का होगा। आपको 50 मिनट्स 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पार्ट ए भी करना है और पार्ट बी भी करना है। रिपीटर स्टूडेंट्स फ्रॉम सोल कोर्स, सोल से जो रिपीट करेंगे उनका 2 घंटा 30 मिनट का होगा। आपको मैक्सिमम मार्क्स 70 का होगा। ए भी करना है, बी भी करना है और सी भी करना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी एड ऑन कर लेना। तो आपके पेपर के अंदर क्या आने वाला है कि 10 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन होगा दैट विल बी मैंडेटरी, यानी आपको कंपलसरी है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसके अंदर आपकी ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, डिफाइंस भी हो सकती हैं। बट दो चीजें आएंगी आपकी, या तो फिलअप और डिफाइन आ जाएंगी, फिलअप और ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, या फिलअप्स और या ट्रू फॉल्स और डिफाइंस आ जाएंगे। बाकी आपके पास कितने क्वेश्चन बचे? 4 क्वेश्चन बचे, जिनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेंड करने, यानी 2 क्वेश्चन की बात करें तो हमारे कितने नंबर हो गए? 20 मार्क्स आपके टोटल हो गए। तो आपको 10 मार्क्स की ये वाला होगा, 2 क्वेश्चन आपको अलग से एडिशनल अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का बन गया? 30 मार्क्स का बन गया। नाउ लेट कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, आपको मैं बता दूं कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप भी 30 नंबर के लिए बच्चे सारे इतना सारा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। और चीजें बहुत ज्यादा है, तो डिस्पाइट कवरिंग पूरा होल सिलेबस के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन ना कर कर आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो मेरे को लगेगा कि आपको नहीं समझ आ सकता बिना समझे, तो मैं उसको बीच बीच में बताती भी रहूंगी। और जो रीडेबल है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका कोर्स का नाम क्या है? एनवायरमेंटल साइंस की बात करें, आपकी जो यूनिट है मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पहले जो आपका इट इज एनवायरमेंट क्या है उसके बारे में बताया गया है। देखो, मैंने बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आई एम वर्किंग अलॉट बिकॉज मैं काम भी कर रही हूँ, साथ में आपके नोट्स वगैरह का भी देखना है, हिंदी का भी देखना है, तो इस वजह से थोड़ा ऑक्यूपाइड ज्यादा हो गई हूँ। तो मैं जितना अपने एंड से कर सकती हूँ कि आपको जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल पाए उतना आपको मैं प्रोवाइड करें। आपके लिए सब कुछ रेडी कर दिया मैंने ईवीएस के लिए भी, कि कल का पेपर आप सबका बहुत अच्छे जाने वाला है, ठीक है। और एचएनएम का पेपर कैसा गया सबका, सब कमेंट करें कि कैसा सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुए थे सारे के सारे ही। आई हैव सीन द पेपर। तो बाद में बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर के बारे में आपको बता रखे हैं, आप इजी है, रीड कर सकते हो, पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से। एटमॉस्फेयर की बात करे गए हैं, ठीक है। आगे जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इनको 4-5 है, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का एक अलग से डायग्राम भी बना रखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। अब नेक्स्ट लिथोस्फेयर है, उसके बारे में पूरा बताया है यहाँ पे। और क्रस्ट कोर मेंटल वो भी बता रखा है। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बताया गया कि कैसे जो एनवायरमेंट साइंस है वो हर एक जगह पर यूज होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी है उसका नेचर, कि साइंस देख लो, मैथ्स देख लो, हिस्ट्री देख लो, आर्कियोलॉजिस्ट देख लो, मॉडलिंग देख लो, स्टैटिस्टिक्स देख लो, लॉस देख लो, लीगैलिटी देख लो। हर जगह पे किसका रोल दिखेगा? ही दिखेगा आपको, ईवीएस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आपको भी मैं एक और आंसर फ्रेमिंग भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको उसको फ्रेम करना, मैं आगे भी कहेगा। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ईवीएस की बात करें, कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अकेडमिक्स में भी यूज होता है, यही आंसर ऊपर भी लिख सकते हो। मिनिस्ट्रियल एजेंसी हो गया, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ग्रीन जर्नलिज्म में होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनजीओ। तो ये बताया गया कि किन किन जगहों पर इन फ्यूचर आपके लिए स्कोप है फॉर द इन्वायरमेंटल साइंस। पढ़कर आप कोई जॉब लेना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो आप इन फील्ड्स में भी जा सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप पढ़ते हुए प्रेजेंट जनरेशन के नीड को फुलफिल करना विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। अब इसके देखो इतने सारे एसडीजीज तो आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ डिफाइन और यही कर लेना, इतना बहुत होगा, सफिशिएंट रहेगा। उसके फंक्शंस की बात करें, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर, जो भी ऊपर बताया था। देखो 4-5 चीजें यहाँ पे लिख दी है, और अभी मैं एक आंसर दिखाऊंगी, सिर्फ 6-7 चीजें उसमें ऑलरेडी लिख रखी है। तो ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, रीडेबल है। जो मेरे को लगेगा कि कुछ अलग है जो आप रीड करके नहीं समझ पाओगे, मैं समझा दूंगी। पब्लिक अवेयरनेस की क्या क्या नीड है, ये पूछा जा सकता है कि अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि लोग अवेयर नहीं है, तो पब्लिक को कैसे अवेयर कर सकते हो? तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पहले वो बताने हैं। तो वो सारे चैलेंजेस बता रखे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस, उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट अब देखो जो इन मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर वाला आंसर था, उसके लिए ही एक पूरा का पूरा मैंने फ्लो चार्ट काइंड तो नहीं कहूँगी, एक डायग्राम क्रिएट करा है कि ये है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है? ये हमारा नेचर है, सोसाइटी है, कल्चर। इस सब के अंदर अराउंड क्या-क्या लिख रखा है मैंने मैथ्स लिखा है, लॉ भी आ रहा है, सोशियोलॉजी भी आ रही है, फिजिक्स भी आ रही है, लिटरेचर आ रही है, हमारा रिलीजन आ रहा है, केमिस्ट्री आ रही है और इंजीनियरिंग आ रही है और आर्ट आ रही है। तो सब चीज़ों का मिक्सचर है हमारा एनवायरनमेंट। तो इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर। तो उस आंसर को मत भूलना। मैंने इस पूरे यूनिट में आपको सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलना और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को कर लेना बिकॉज़ वो आपका फिलअप सॉरी डिफाइंस की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है? आप इकोसिस्टम पे आते देखो मेरा ये पूरा यूनिट का तो नहीं बन पाया बट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर करी है। इकोसिस्टम क्या है, उसके क्या स्ट्रक्चर है, कैसे-कैसे फॉलो हो रहा है, फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के वो ये रहे, बायोटिक और एबायोटिक एबायोटिक में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, बायोटिक में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उनके कंज्यूमर्स, डिकम्पोज़र्स सब कुछ। बायोटिक क्या है उसको डिफाइन कर रखा है। देन आपका ये डायग्राम बना रखा है। डिकम्पोजर्स को डेट्रीवोरस भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर डेट्रीवोरस एनिमल्स को एक्सप्लेन करो तो आप डिकम्पोजर्स को ही बताओगे। ये एक अलग से क्वाटरनरी कंज्यूमर है, जस्ट रीड इट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स तो आपने देख ही लिए होंगे, पता ही है मतलब सबको। देखो एनवायरमेंट्स इकोसिस्टम के लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाया गया फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इकोसिस्टम में क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट किस पे डिपेंडेंट होते हैं, साइक्लिंग ऑफ मैटर के ऊपर, ताकि वो सस्टेन कर पाए, लाइफ में जी पाए, जीने के लिए। और बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़े, न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, फास्फोरस साइकिल होती है और भी बहुत सारी साइकिल होती है जो भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फूड चेन जो है, फूड चेन कैसे इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, फूड वेब बनाता है कैसे, ठीक है? तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट से भी ये सब चीजें आ रही हैं। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है ये, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, जस्ट रीड इट। बट अच्छा टॉपिक है, अगर पूछा जा सकता है ये। इसमें अलग से पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो बताओ, सिंगल चिन बताओ या बाय शिफ्ट बताओ, तो उनको ध्यान रखना, ठीक है? सिंगल चिन की एक वन फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करें, दैट इज सिंगल चेन होता है हमारा, ठीक है? ये को यहाँ पे बता रखे सोलर रेज आ रही है, ऑटोट्रॉप्स की बात कही, उन्होंने कितना कंज्यूम करा वो अपने पास रखेंगे, फिर वो आगे जाएंगे। यानी एक समझो ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, हमारा डियर खा रहा है, ठीक है? ऐसे फ्लो में चल रहा है पूरा। एक एग्जाम्पल लेके बताओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्या बोला, आधा तो डिकम्पोजिशन में चला गया, आधा आगे हर्बीवोर्स ले गया, आधा क्योंकि कहते हैं 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू अनदर इंडिविजुअल, ठीक है? ये वाला लॉ भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस यूनिवर्सल वाले पे आऊंगे तो वो समझ याद रखना, ठीक है? नॉट यूटिलाइज, कितनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, कितनी रेस्पिरेशन में जाती है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, सेम यहाँ पर भी हो रहा है, तो ध्यान रखना है डायग्राम को। वाई शेप मॉडल की बात है, इसमें दोनों चीजें आती है, इसमें हमारा डेट्रीवर्स वाला भी आएगा, देखो डेट्रीटस फूड चेन भी आएगी और यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन भी आएगी, ग्रेजिंग फूड चेन भी आएगी, डेट्रीटस, ठीक है? तो ध्यान रखना। ओके, तो ठीक है, एक देखो ज़ूम या कुछ में प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार क्वालिटी को एनहांस कर लेना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा मेरे को ज़ूम इन करके ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो पूरा का पूरा डायग्राम है कि वाई शेप मॉडल कैसे चलेगा। बट आपको इतना पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके इस इतना करके अगर बता दो कि यहाँ पे ग्रेजिंग लिख दो, यहाँ पे डेट्रिटस लिख दो और एक आधा एग्जांपल डाल दो, तो भी इतना चलेगा, आप इतना अच्छे से नहीं बना पाओगे। यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, इसको वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? कि कैसे-कैसे एनर्जी का फ्लो चलता है, कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज़ होती है, क्या करती है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब एक इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या बोला कि ग्रेजुअल लॉस होता रहेगा एनर्जी का हर एक लेवल के ऊपर, कि अगर जैसे डियर है, डियर को खाया लॉयन ने, तो कुछ ना कुछ परसेंट 10% ऑफ द एनर्जी वो ऑक्यूपाई करेगा। इसको अगर 10% लॉ भी पूछा जाता है कि उसके अंदर भी आपको यही बताना है। तो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल के अंदर भी आपको ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये बताया इनपुट एनर्जी जाएगी, अंदर गई, आधी एनर्जी नॉट यूटिलाइज होगी, आधी एनर्जी रेस्पिरेशन में चलेगी, फिर प्रोडक्शन के अंदर जा रही है, प्रोड्यूस हो रही है, काम कर रहा है, और बाहर क्या जनरेट हो रहा है, हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे बायोमास भी बन रहा है, स्टैंडिंग बायोमास की भी बात कर रहे हैं हम, ठीक है? फूड चेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना बहुत ईजी है कि एक सीक्वेंस है जिसमें आपको भी खाया जा रहा है और आप किसी और को खा रहे हो, उसी को हम फूड चेन कह रहे हैं, ठीक है? एनिमल्स के टर्म में, ठीक है? ध्यान रखना। ट्रॉपिक लेवल्स कितने अलग अलग लेवल्स होते हैं, प्रोड्यूसर लेवल, कंज्यूमर, डिकम्पोजर लेवल होता है हमारा, ठीक है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका हाई चांसेस होते हैं पेपर में दिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक लिख भी रखा है, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। देखो अच्छी डिफाइन है, इसको लर्न करना। अब एक जो मैंने बताया फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर एंड रेस्ट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि जितना भी काम हो रहा है उसमें से 10% जो एनर्जी होती है वही आगे फर्दर जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाती है, और बाकी जो एनर्जी होती है उसका लॉस हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन आपको बहुत हाई चांसेस होते हैं कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ग्रेजिंग फ्रूट चेन और एक आता है हमारा डेट्रोचस फ्रूट चेन। ठीक है ना, इसको गलती से भी मत भूल जाना, ये बहुत इजी है। आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल भी लिखना कि ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, रैट ने खाया, रैट को किसने खाया, स्नेक ने खाया। तो ऐसी कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी ग्रास की किसने ली, रैट ने ली, रैट की एनर्जी किसने ली, स्नेक ने ली। तो इसी को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास होते हैं, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसको ध्यान रखना। ग्रेसिंग फ्रूट चेन, डेट्रेटस फ्रूट में चेन की बात करें, डेड लीव्स हो गए, मतलब डेट्रेटस की बात करो तो डेड से डेड फूड। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जब भी आ रहे हैं, डिकम्पोज जब भी आ रहे हैं, तो दैट इज डेट्रेटस। ठीक है, तो डेड लीव्स हो गए, वुड लूज हो गए, ब्लैकबर्ड हो गई, तो एक दूसरे को ही खाते जा रहे हैं, तो इसकी बात हो रही है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, पहला मल्टी डिसिप्लिनरी वाला बताया, अब ये ग्रेसिंग फ्रूट चेन वाला बताया, एक मैंने आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बताया। अब ये आ गया तीसरा हमारा टॉपिक, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है उसका डिफरेंस बिटवीन, ज्यादातर पूछते हैं कि दोनों का डिफरेंस बिटवीन बताओ। तो पढ़ लेना एक बार इसको, जो मैंने लिखे नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें कि कैसे एनर्जी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होती रहती है। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट भी क्लियर करा क्यों, ताकि इनिशियली कॉलोनाइज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर वो ग्रासलैंड में बना, फिर वो श्रबलैंड में बना, फिर वो वुडलैंड में बना, फिर फाइनली वो क्या बन गया, फॉरेस्ट लैंड की बात करें कि पहले जब फॉरेस्ट को क्लियर करा गया तो उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स आए, फिर वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से ग्रास बनी, फिर श्रब्स बने, फिर वुड बना और फिर फॉरेस्ट बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे चले, देखो सेरल स्टेज के एक डिफाइन अलग से लिख रखी है, रीड कर लेना इनकेस आ गया तो सक्सेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें भी टाइप आ जाए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्राइमरी सक्सेशन भी और सेकेंडरी सक्सेशन भी, तो इसको पढ़ लेना। देखो साइकिल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इतनी बार आया नहीं है, सिर्फ रीडेबल वाला है। ठीक है, आप देखोगे आपको समझ आएगा। देखो मैंने एग्जाम्पल बनाने का ट्राई करा तो है, आपको समझ आ जाए। तो जितना आप कर पाओ एक बार रीड करना पहले, फिर इसको पढ़ना। ठीक है, कि कैसे पूरा का पूरा फ्लो चल रहा है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं आगे। ये न्यूट्रन साइकिल जो ऊपर नीचे बना रखे एग्जांपल इसी का है। ठीक है, देन ये हमारा फूड वेब आ रखा है, फूड चेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये फूड वेब की बात करें जब एक ही उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज फूड वेब। अब आ रहा नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज, ये तो मैंने आप सबको बता दिया। एक सेकेंड, हाँ। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको पहले, अब एक मिनट को जस्ट लेट मी ओपन द पेन। अभी मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन जो आएगा पार्ट ए है, जिसमें आपको क्वेश्चन 1 मैंडेटरी है कि करना ही करना है। ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2। अब यहाँ पे 3 लिख रहे हो तो आपको 3 दिए होंगे, तो उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, 5 4 भी हो सकता है, मतलब 3 मान के चलो, तुमने 3 क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ गया, 5 मार्क्स की डिफाइंस आ गई। तो कितने टोटल डिफाइन दे रखी है, 6 दे रखी है, उनमें से आपको कितनी अटेम्प्ट करनी है, 5 करनी है। लैंड डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, टुंड्रा इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो कुछ कुछ इकोसिस्टम के पार्ट है उनको कर लेना। क्योंकि यहाँ पे आंसर दे भी रखे हैं तो इसी को रीड कर लोगे तो हो जाएगा। अभी आ जाए ट्रूफल्स वाली पार्ट। ट्रूफल्स तो देखो मैंने भी आपके लिए एक और पीडीएफ भी रेडी करी, इसमें मैंने जितने भी 10 सालों में जितने भी आए हुए हैं उन सबकी भी पीडीएफ बना दी है, ताकि तुम्हें हेल्प मिल पाए। ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाओ। अब एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, शॉर्ट नोट। देखो 10 नंबर इधर खत्म हो गए, 5 मार्क्स की आपकी डिफाइन आ गई, 1 मार्क्स ईच, और 5 मार्क्स के आपके ट्रूफल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला शॉर्ट नोट आ सकते हैं, तो इसी कारण से शॉर्ट नोट आया, तो वैसे डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। तो आपको ये आंसर्स दे रखे हैं यहीं पे, इनको रीड करते रहना, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाओगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन आ गया, अभी मैंने बताया था प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भूल के भी भूल मत जाना। वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो ये इसका डिफाइन हो गया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम से क्या क्या मिलता है, टिम्बर हो गया, फूड वाटर क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करें, हम सॉइल कंजर्वेशन कर पा रहे हैं, रिक्रिएशन की बात करें, तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेना, हो जाएगा, समझ आ जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको समझना। इसके कितने पॉइंट है, देखो इतने सारी चीजें हैं, तो तुम्हें 10 नंबर में लिखना है, जितना तुम रिटेन कर पाओ उतना लिखना। और आई एम सेइंग कि इसमें तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें आधी से ज्यादा चीजें खुद बनाकर तो लिख पाओगे, बट अगर तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, अब इससे मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वाला जो मैंने भी आपको बोला था वो आया भी है, तो इसको ध्यान से करना, क्योंकि इसका आंसर ये नहीं है। इसमें आगे सपोर्ट योर आंसर बाय डिस्कसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटलीस्ट 5 डिसिप्लिन इन एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम। तो ये 5 डिसिप्लिन इसमें बता रखे हैं। देखो जैसे इकोलॉजी में कैसे काम कर रहा है, इसका एक छोटा वर्जन ऑफ आंसर मैंने रेडी कर रखा है, तो उसको पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देखो यहाँ पर और भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ अटैच करने वाली हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान इंपॉर्टेंट है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वाला। ठीक है, तो देखो ये पीडीएफ पूरी मैं अटैच कर रही हूँ आप ही के लिए ही। देखो जैसे लैंडफिल, कंपोस्ट फिल, का रखा है, सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन, तो जो भी पीडीएफ है उसमें कोई भी आप डिफरेंस बिटवीन नहीं छोड़ोगे। डिफरेंस बिटवीन, हर एक डिफरेंस बिटवीन आपको करना ही करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एयर क्वालिटी एंड सेकेंडरी, वेरी गुड क्वेश्चन, भूलना मत।
ठीक है? देखो ये पीडीएफ में वीडियो क्यों बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या-क्या चीज़ें जो मैंने बोली हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है ना? क्योंकि आधे बच्चे होंगे कि ज़्यादा पीडीएफ है तो आप कर नहीं पाओ, ऐसे ना करना। तो 24 पेजेज़ के सिर्फ पेपर है। लास्ट के 2 टाइम के टर्म्स के पेपर मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो आप सब इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? अब आ रहा था मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी लिख दिए हैं आपके लिए, जो कि आपको मतलब उसके अंदर कहीं जो कुछ है भी जो मैंने टॉपिक्स बताए भी हैं और आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है वो। जैसे अभी ग्रेजिंग और डेट्रिटस फ्रूट चेन का था वो आ गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ गया, डेज़र्ट एक्वेटिक आ गया, रीड करना डेज़र्ट एक्वेटिक वाले को बट ग्रेजिंग वाले को अच्छे से लर्न कर लेना, फॉरेस्ट वाले को भी। फ्रेश वाटर और मरीन वाला आ गया। सॉइल इरोजन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट प्रोसेस तो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन्स आ गए। इकोलॉजिकल सक्सेशन की पहले डिफाइन आनी चाहिए, तो मैंने वहाँ पे नोट्स बना रखे हैं इसके, तो अगर आपको वहीं से हो जाए ना तो बेटर है, ठीक है? तो बस आपको फ्रेमिंग के लिए क्या कुछ-कुछ बच्चे होते हैं उनको और कंटेंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो उनके लिए बना दिया मैंने। देखो ये अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है, स्पिंडल शेप है, इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक है? तो ये सारे पिरामिड्स के बारे में बात करी गई है। एनर्जी सोर्सेज़ क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, सोलर एनर्जी की डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो ये आप बेसिक है वैसे तो कहने को बट आपको पॉइंट्स थोड़े ना अच्छे वाले यूज करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एयर पॉल्यूशन पूछा है, एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है, तो ये सिर्फ कुछ गिने चुने पॉइंट नहीं लिख दोगे बच्चों वाले, आपको थोड़े कुछ अच्छे पॉइंट्स भी डालने पड़ेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जस्ट रीड ऑल द की पॉइंट्स। विंड एनर्जी की बात करें, एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गया, हाइडल एनर्जी की सेम, थर्मल एनर्जी की भी सेम बात कर रहे हैं हम, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सबसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस रीड कर लो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? और ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सिर्फ रीडेबल है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आ गया। आप एयर पोल्यूशन इंडिया में दिल्ली में होता है। देखो क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कि क्यों होता है? तो बट आपको अच्छे पॉइंट्स पता होने चाहिए इसलिए आपको ये आंसर अटैच कर दे कि एक बार रीड कर लो, ठीक है? कि दिमाग में बैठे। की पॉइंट्स लर्न होंगे तो ही आंसर फ्रेमिंग हो पाएगी। ठीक है? कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है? और वो जितने मैंने बहुत सोच समझ कर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे, सब निकाल कर आपके लिए अटैच कर दिए। देखो सारी चीज़ें इसमें है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उधर भी आया था, तो इधर भी दे दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन्स को प्लीज़ छोड़ना मत। प्राइमरी पॉलिटी, सेकेंडरी पॉलिटी अभी बताया था ना इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर लो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म के अंदर। क्योंकि वो पॉइंट्स की फॉर्म में थे। अब देखो मैंने आगे क्या अटैच करा आपके लिए, जितने भी पेपर्स के एमसीक्यूज़ या फिल-अप्स आ रखे हैं पिछले 10 सालों में सब डाल दिए। पहला फिल-अप वाला हो गया, ये हमारे कुछ ये इसके अंदर एक्यूआई क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पता होगा सबको कि एक्यूआई क्या होता है क्योंकि आप सबकी एक्टिविटी या प्रैक्टिकल भी आपने इसी के ऊपर ही करा होगा, ठीक है? फिलअप्स आ गए, ठीक है? यहाँ पे भी नेक्स्ट के अंदर भी फिलअप्स आ गए आपके। एक बार तो 10 के 10 फिलअप्स ही थे और कुछ इसमें से भी 5 करने थे, इसमें से भी 5 करने थे, ठीक है? कुछ-कुछ तो अभी इसके अंदर आधे सिलेबस के अंदर है भी नहीं क्योंकि ये पुराने साल के मतलब 2015 का होगा ये वाला, ठीक है? मतलब 2018 तक का होगा, हाँ, 15 से लेकर 24 तक सारे इंक्लूड कर दिए मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे इसमें मैंने अटैच कर दिए, तो आपके बेनिफिट के लिए कर ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर लेना, ईज़ी है, पढ़कर हो जाएगा, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस देखो अभी जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर का, तो देखो इसमें फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इकोलॉजी की बात कर ली हमने, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा। तो आप सबको इसको बस रीड करना है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर शायद मैंने बता भी दिया था आपको, हाँ, ये बताया था प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ गो थ्रू करने हैं अच्छे से, कि आप रीड हो जाएँ कि आपको अगर पेपर में आया तो आपको ये ना लगे कि मैंने पढ़ नहीं रखा। अगर आप बनाओगे तो नंबर मिल जाएँगे बट ओनली ऑन द करेक्ट की पॉइंट्स। तो आपको मैं सारी पीडीएफ आपको मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि कैसे पेपर आएगा। पेपर विल बी ऑफ 30 मार्क्स, आपका ईज़ी ही होगा पेपर बट आपको अगर नॉलेज होगी, थोड़ा अपना इंटेलेक्ट भी यूज़ करना, अगर आंसर फ्रेमिंग अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आंसर फ्रेमिंग तभी अच्छी हो पाएगी अगर आप अच्छे से समझ कर मतलब की पॉइंट्स को एटलीस्ट रीड कर लोगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।